ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9वीं के अंदर विज्ञान के अंदर पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे थे, परमाणु और अणु। उसी के अंदर हमारा अगला टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। तो हम सबको पता है कि डाल्टन ने क्या किया, परमाणु सिद्धांत को दिया था। किसको दिया था? परमाणु सिद्धांत को। और हम सबको पता है कि उसी डाल्टन ने किसको दिया था? ये तो परमाणु सिद्धांत किसे दिया था? डाल्टन ने दिया था। तो हम देखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। तो यही जो थ्योरी है, परमाणु द्रव्यमान की जो संकल्पना है, ये भी परमाणु सिद्धांत के अंदर ही दी गई थी। किसे दी थी? डाल्टन ने दी थी। किसे दी थी? डाल्टन ने ही दी थी। तो अब परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? तो प्रत्येक तत्व का प्रत्येक तत्व का अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक क्या है? गुण है। अब प्रत्येक तत्व का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? वो है परमाणु द्रव्यमान। प्रत्येक तत्व का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अब डाल्टन का जो सिद्धांत है उसने क्या बताया था कि स्थिर अनुपात का जो नियम है वो भली भांति समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमाणु द्रव्यमान को समझना पड़ेगा। तो परमाणु द्रव्यमान जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रासायनिक संयोजन के नियम और उसके उपयोग और यौगिकों का आपस में सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। वापिस बता रहा हूं मैं, रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है, रासायनिक संयोजन का नियम, उसके उपयोग और उत्पन्न होने वाले यौगिकों का सापेक्ष ज्ञान, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसका एग्जाम्पल लिया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्या है? विषैली गैस है। कौन सी गैस है? एक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। जिससे क्या बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, मतलब संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे तो क्या देखेंगे? तो प्रैक्टिकल के रूप में हम देखेंगे तो कार्बन की मैं अलग अलग ले रहा हूँ, मात्रा ले रहा हूँ मैं। तो कार्बन की मैं 3 ग्राम मात्रा ले रहा हूँ और ऑक्सीजन जो है उसकी मैं 4 ग्राम मात्रा ले रहा हूँ। इसी समीकरण के अंदर बता रहा मैं कार्बन की 3 ग्राम मात्रा ले रहा हूँ, ऑक्सीजन की कितनी ग्राम ले रहा हूँ मैं? 4 ग्राम ले रहा हूँ। अब आप इस समीकरण के अंदर देखेंगे कि ऑक्सीजन की कार्बन की मैंने 3 ग्राम मात्रा ली, ऑक्सीजन की मैंने 4 ग्राम मात्रा ली। और किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस का निर्माण हो रहा है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसी समीकरण को, तो हम देखेंगे कि कार्बन जो है एक प्रकार से दूसरे शब्दों के अंदर अगर देखेंगे तो कार्बन जो है अपने 3/4 भाग गुना कार्बन का 3/4 भाग गुणा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के साथ संयुक्त रूप में जुड़ा होता है। अब इस उदाहरण में कार्बन का 3/4 भाग गुणा या कार्बन का 3/4 भाग ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के साथ में संयोग से जुड़ा होता है। लेकिन मान लीजिए जैसे परमाणु इकाई जो है कार्बन की, परमाणु द्रव्यमान जो है उसकी इकाई को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम एक कार्बन लेंगे, एक कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा। क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे परमाणु द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर होगा? एक कार्बन के परमाणु द्रव्यमान की। किसके? एक कार्बन की परमाणु द्रव्यमान की। तो हम देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो एक कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो कार्बन परमाणु जो है उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? तो एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान जो है वो एक कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो ये जो कार्बन है, 3 ग्राम का कार्बन लिया था हमने, इसको हम 1.0 म्यू तथा ऑक्सीजन परमाणु जो दिख रहा है आपको 4 ग्राम में, इसको हम 1.33 म्यू द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब आप देखोगे म्यू द्वारा प्रदर्शित क्यों करेंगे, लेकिन आप देखोगे परमाणु द्रव्यमान जो है प्रारंभ में, परमाणु द्रव्यमान को प्रारंभ के अंदर जो है AMU इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन IUPAC के अंदर वैज्ञानिक ने क्या किया? इसी पद्धति को, प्रारंभ की जो पद्धति थी जिसको द्वारा जो है परमाणु द्रव्यमान को
प्रदर्शित कर देते हैं, उसकी जगह क्या प्रदर्शित कर दिया म्यू। अब म्यू क्या है, एक प्रकार से यूनिफाइड जो है, एक प्रकार से यूनिफाइड हम कह सकते हैं द्रव्यमान जो है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लगभग जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनकी इकाई जो है लगभग पूर्णांक में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? पूर्णांक में व्यक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो थे उन्होंने आगे चलकर परमाणु द्रव्यमान जो थे उनको भिन्न भिन्न इकाइयों के अंदर उनको विभक्त किया। कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, परमाणु जो द्रव्यमान था उनको अलग अलग इकाइयों के रूप में व्यक्त किया एक प्रकार से कुछ ही वैज्ञानिकों ने, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया कि प्रारंभ के अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु है उसका द्रव्यमान का 1/6 भाग इकाई के रूप में लिखा जाएगा। मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 8 होता है। कितना होता है? तो ऑक्सीजन का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसका 1/6 भाग जो है 1/6 भाग जो वो इकाई रूप में लिखा जाएगा। मतलब मैंने बताया ना कि परमाणु द्रव्यमान जो है पूर्ण रूप से पूर्णांक में लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन जो परमाणु होगा इसका 1/6 भाग जो है वो इकाई के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इकाई के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो उसके भी दो कारण है। कितने कारण है? दो कारण है। पहला है ऑक्सीजन जो वो अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। आप देखोगे कि ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो अनेक तत्वों के साथ में अगर अभिक्रिया भी कर लेगा तो क्या बनाएगा? एक यौगिक का निर्माण करेगा, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन का अगर हम द्रव्यमान देखेंगे इकाई के रूप में तो अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो होंगे पूर्णांक में प्राप्त होंगे। किसमें प्राप्त होंगे? तो मैंने बताया कि परमाणु द्रव्यमान जो है लगभग पूर्णांक में ही व्यक्त किए जाते हैं। तो आप देखोगे कि अधिकतर तत्वों के जो परमाणु क्रमांक होंगे वो परमाणु द्रव्यमान जो होंगे वो पूर्णांक में ही लिखे जाएंगे, पूर्णांक में ही प्राप्त होंगे। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे हम, तो उन उदाहरण के द्वारा जो है हम इसको समझेंगे, ठीक है। 1961 के अंदर परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 जो है उसको एक्सेप्ट किया गया। कब एक्सेप्ट किया गया? एक प्रकार से कहते हैं कि 1961 के अंदर एक कार्बन था, कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक। कार्बन 12 क्यों है? क्योंकि ये 12 क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? जो ध्यान में रखना है कि द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या होगी? तो परमाणु क्रमांक की डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। C12 समस्थानिक। अब C12 समस्थानिक जो है एक प्रकार से इसको स्वीकार कर लिया था। क्यों गया है? क्योंकि कार्बन 12 जो है इसका 1/12 भाग, 1/12 भाग जो है वो एक पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया गया। किस रूप में व्यक्त किया गया? 1/12 भाग जो है वो परमाणु द्रव्यमान के रूप में इकाई के रूप में हम लेते हैं और इसीलिए कार्बन 12 जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो है इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो आप देखोगे कार्बन 12 जो है समस्थानिक, इसी का 1/12वां भाग जो है, इसी का 1/12वां भाग जो है वो परमाणु द्रव्यमान के इकाई के रूप में लिखा जाता है। तो हम कल्पना करेंगे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक फल विक्रेता है, एक फल बेचने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या करता है? तरबूज बेच रहा है। क्या बेच रहा है? या हम कह सकते हैं कि एक फल वाला जो तरबूज को लेके बैठा हुआ है, किसको लेके बैठा हुआ है? और वो तरबूज को लेके बैठ रहा है और एक ही तरबूज के समान आकार के बहुत सारे टुकड़े कर रहा है। समान आकार क्या कर रहा है? एग्जांपल के तौर पे मान लो आप 12 तरबूज जो है 12 फल जो है या एक तरबूज जो है उसके 12 टुकड़े कर लिए, तो मतलब 12 इकाई कर ली। क्या कर ली? और 12 इकाई जो कर ली है तो उसका क्या होगा? उस 12 इकाइयों के अलग अलग द्रव्यमान इकाई भी होगी। तो क्या करेगा? उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान जो है तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष होता है। मतलब आप देखोगे कि एक तरबूज है, तरबूज कितना है? 1 है, तो ठीक है उसी के 12 टुकड़े कर रहा है, उसी के समान। तो क्या हो जाएगा? 1/12 का हो जाएगा, उसकी इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक है। तो आप देखोगे कि जितने भी तरबूज को बेचेगा फल विक्रेता उसी के सापेक्ष जो है उसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो आप देखेंगे कि फलों का सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है इकाई के रूप में लिखा जाता है, FMU के रूप में लिखा जाता है। तो किस प्रकार से कार्बन 12 जो है उसका 1/12 जो भाग है वो क्या होगा? 1/12 भाग में होगा, इकाई के रूप में जो है परमाणु द्रव्यमान के इकाई के रूप में उसको लिखा जाता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ मैं किसी भी तत्व के अंदर कार्बन 6 ले रहा हूँ तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कार्बन 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कार्बन 12 क्या समस्थानिक है, मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों क्या होगी? समान होंगे। तो
कार्बन 12 जो है वो समस्थानिक है, तो आप देखोगे इसी का 1/12 इकाई के रूप में लिखा जाएगा। तो इकाई के रूप में जो उसको प्रदर्शित किया जाएगा। उसी के अलावा हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा जो है हम इसको समझेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम, उस एग्जाम्पल के द्वारा जो है इसी को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, कुछ तत्व ले रहा हूं मैं, उनके परमाणु द्रव्यमान को लिखेंगे। इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान जो दुगुना होता है और कुछ परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो एग्जैक्ट होता है, उसको एग्जैक्ट मानेंगे, उसी के समान मानेंगे हम। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, कुछ तत्व लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है। अब इनकी क्या होना चाहिए, हमको परमाणु क्रमांक जो पता होना चाहिए तत्वों के, कौन परमाणु क्रमांक अगर हमको पता है तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर हम मैग्नीशियम लेंगे और फिर सल्फर ले रहे हैं, मैग्नीशियम और सल्फर ले रहे हैं। एक और तत्व ले लेते हैं हम, और वो है क्लोरीन। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है एक, क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा म्यू के अंदर क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान जो किसमें लिखा जाएगा, म्यू में, यूनिफाइड या यूनिफाइड जो है द्रव्यमान है उसके अंदर लिखा जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है एक होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और एक तो होगी। कार्बन की कितनी होती है, 6, तो कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14। नाइट्रोजन कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का होता है 8, परमाणु क्रमांक तो ये हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा, 16। सोडियम का होता है 11, तो कितना होगा, होना चाहिए 22, कितना होना चाहिए, लेकिन 22 ना होगा, कितना होगा, 23 होगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो परमाणु द्रव्यमान होगा इकाई के रूप में वो होगा 22.5 होगा, तो एग्जैक्ट इसको 23 मानेंगे, क्या मानेंगे, 23 की वजह से परमाणु द्रव्यमान होगा सोडियम का। मैग्नीशियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, मैग्नीशियम का एक प्रकार से कह सकते हैं मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। सल्फर का होता है 16, तो आप देखोगे कि सल्फर का हो जाएगा 32, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन का हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो डबल बॉन्ड 34 होगा, लेकिन एग्जैक्ट 34 नहीं होता है, 35.5 होता है। मतलब इकाई के रूप में जो है वो द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है किसी के अंदर, लेकिन हम जैसे ही परमाणु क्रमांक को डबल करते जाएंगे तो वो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल किताब के दिए हुए जो मैंने आपको बताया है। अब अगला टॉपिक हमारा परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहता है उसको अगली कक्षा के अंदर समझेंगे। उससे पहले जो है परमाणु द्रव्यमान क्या है, डाल्टन ने परमाणु द्रव्यमान की जो है परमाणु सिद्धांत के अंदर जो है परमाणु द्रव्यमान की संकल्पना की पुष्टि की थी। इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान जो है उसको इकाई के रूप में लिखा जाता है। तो परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, परमाणु क्रमांक होता क्या है, इन सभी चीजों को कौन कौन से वैज्ञानिक ने जो है परमाणु द्रव्यमान को पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है। परमाणु द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान जो शुरुआत के अंदर प्रारंभ के अंदर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वैज्ञानिकों की सोच बदली और उसी को म्यू के अंदर मतलब यूनिफाइड द्रव्यमान के रूप में लिखा गया। तो ये टॉपिक अच्छा और थोड़ा टफ टॉपिक था परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का ये भाग है, इसको अच्छे से सभी भैया समझेंगे और अपने कॉपी के अंदर नोट करेंगे कक्षा 9वीं की विज्ञान की कॉपी के अंदर। इससे अगला टॉपिक है अगली कक्षा के अंदर समझेंगे। सभी भैया को धन्यवाद।